नमस्कार दोस्तों, 5 स्टार क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीट लेवल 2 के लिए हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। तो देखो, पृथ्वी की गतियाँ कुछ नहीं है। पृथ्वी दो तरीके की गतियाँ करती है, सब जानते हैं। पहला तो है अपने अक्ष पे घूमना। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो इस वजह से क्या होता है, दिन और रात का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए उसको दैनिक गति भी कहते हैं। और अपने अक्ष पे घूमने को अपन बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। और एक गति कौन सी होती है पृथ्वी की, जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। पूरी जो परिक्रमा करती है पृथ्वी सूरज की, उसमें 1 साल लग जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे मान लीजिए कि जब चारों तरफ घूमती है धरती सूरज के, उसी को 1 वर्ष कहते हैं। तो उसमें लगभग 365 दिन लग जाते हैं। और इसी वजह से जो परिक्रमा होती है पृथ्वी की सूरज के चारों तरफ, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो धरती की 2 प्रकार की गतियाँ हैं। फर्स्ट इज घूर्णन, जो अपने अक्ष पे घूमती है, और सेकंड इज जो सूरज के अराउंड घूमती है, रिवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, परिक्रमण जिसे हम कहते हैं। एक एक करके बात करते हैं। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं। फर्स्ट इज कौन सी? पहली है रोटेशन। रोटेशन मानी अपने अक्ष पे घूमना। जैसे सपोज करो ये पृथ्वी है, तो ये अपने ही अक्ष पे कुछ इस तरीके से घूम रही है। किस तरीके से? वेस्ट से ईस्ट को घूम रही है। अब ये धरती है, ये सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, हाँ। तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन मानी दैनिक गति, क्योंकि जब धरती खुद की अक्ष पे घूमती है ना, तो दिन और रात का निर्माण करती है। इस वजह से क्या है, इसको दैनिक गति भी कहते हैं। रोटेशन को और भी नामों से जानते हैं। रोटेशन जो है पृथ्वी का, इसको और भी नामों से जानते हैं। जैसे रोटेशन हो गया, एक हो गया घूर्णन, इसको स्पिन भी कहते हैं अपन, SPIN। एक नाम और है, दैट इज परिभ्रमण, ठीक है। तो कोई सा भी नाम आपको ऐसा नहीं है कि भूलना है, सारे नाम आपको पता होना चाहिए। रोटेशन, घूर्णन, स्पिन एंड लास्ट वन इज परिभ्रमण। तो इसको, ये जो सारे नाम हैं क्या बताते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। जैसे ये है सूर्य महाराज, तो सूर्य महाराज की परिक्रमा भी तो करेगी ना। तो परिक्रमा करना मतलब चारों तरफ घूमना, ठीक है। और इसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण, या फिर वार्षिक गति, रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। 2 प्रकार की गतियां पड़ी। अब बात करते हैं घूर्णन और दैनिक गति की। रोटेशन की बात करते हैं। देखो, रोटेशन कुछ नहीं है, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये हो गया आपका पश्चिम, ये वेस्ट और ये ईस्ट। दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। तो पृथ्वी किस तरीके से घूमती है? वेस्ट से ईस्ट। मान लो ये पृथ्वी है, तो ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से घूमने से क्या होगा? अब आप मान लो आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका घर है और ये मेरा घर है। इस पे लिख देता हूँ मेरा घर, मेरा घर। हालांकि मेरा घर वैसे है नहीं, फॉर एग्जाम्पल अपन मान रहे हैं, तो मेरे पास घर नहीं है ना, इस वजह से ऐसे घूमेगी पृथ्वी। तो क्या होगा, ये मेरा घर जो है सूरज के कांटेक्ट में आ जाएगा। क्यों? अभी तो अंधेरा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये इधर आएगी धरती, तो यहाँ कांटेक्ट में आ जाएगा। जब इधर आएगा तो यहाँ उजाला हो जाएगा। और आपका घर क्या होगा, जब मेरा घर इधर आएगा तो आपका घर उस तरफ चले जाएगा। उस तरफ क्या है? अंधेरा है। तो आपका घर चले जाएगा अंधेरे में, मेरा घर आ जाएगा उजाले में। यानी कि अंधेरा उजाले का खेल चल रहा है, यानी कि दिन और रात चल रहे हैं। इसलिए जब पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उसको अपन बोलते हैं क्या? दैनिक गति, क्योंकि दिन और रात का बनना इसी से होता है, ठीक बात। इसको अपन क्या बोलते हैं? परिभ्रमण भी बोलते हैं। इस गति के कारण होता है, इस गति के कारण होता क्या है? दिन और रात बनते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है हाँ, अब ये कुछ 2 डेफिनेशन दे रखी है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जब है ना देखो असल में होता क्या है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन सूरज भी अपनी जगह स्थिर नहीं है। सूरज भी कुछ न कुछ मूवमेंट करता है, और जब वो मूवमेंट करता है, इस वजह से सूरज पे जो हमारा दिन है ना, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। तो इस दिन को बोलते हैं नक्षत्र दिवस। लेकिन जब अगर मान लो सूरज को हम स्थिर मान लें, सूरज को गतिहीन मान लें कि सूरज तो रुका हुआ है, फिर हमारा जो दिन को हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24 घंटे का। तो इसको हम बोलते हैं सौर दिवस। सौर दिवस कितना होता है? 24 घंटे का होता है। और नक्षत्र दिवस
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। जो एक्चुअल है, जो है ना वास्तविक, वो कितना है, वो यही है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप अपन ने बात की परिभ्रमण की, अब बात आती है परिक्रमण की। तो परिक्रमा कुछ नहीं है, पृथ्वी सूरज के देखो ये तो है रोटेशन। रोटेशन मानी किसके अराउंड घूमना, अपने अक्ष के अराउंड घूमना, अपने अक्ष पे घूमना। लेकिन इस वाली गति को अपन बोलेंगे क्या, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मानी क्या, परिक्रमण, सॉरी, परिक्रमा कर रही है ना सूरज की, ये सूरज की होगी परिक्रमा। और सूरज का ध्यान से सुनना, सूरज की रोटेशन जो होता है, सूरज का घूर्णन कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। और सूरज की जो रिवोल्यूशन है वो भी वेस्ट से ईस्ट ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ कैसे गति करती है, कौन सी दिशा में, तो आंसर है वेस्ट से ईस्ट की दिशा में गति करती है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, मार्ग कैसा है देखना आप। मार्ग अब आप देख रहे होंगे कि एकदम गोलाकार नहीं है ये मार्ग, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल मार्ग। ये कुछ इस रास्ते पे घूमती है, और जो जिस रास्ते पे पृथ्वी घूमती है ना, वो अंडे जैसा है। कैसा है, अंडे जैसा। ऐसा नहीं गोल गोल नहीं घूमती, बिल्कुल अंडे जैसा रास्ता है। इसको बोलते हैं इलिप्टिकल रास्ता या फिर दीर्घवृत्ताकार रास्ता। ठीक है ना, तो आपको सारे पता होना चाहिए। इंग्लिश की ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, इलिप्टिकल मार्ग है ये। इस रास्ते को बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट को बोलते हैं हिंदी में कक्षा। तो ये पृथ्वी की कक्षा है। पृथ्वी की कक्षा मानी पृथ्वी का रास्ता है, ऐसे मान लो। इस रास्ते पे पृथ्वी, इस तरीके से पृथ्वी घूमती है। ठीक है ना। हाँ, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पूरी पृथ्वी जो है सूरज के एक चक्कर एक वर्ष में लगाती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब अपन ने बात की कि पृथ्वी की जो कक्षा है वो कैसी है, इलिप्टिकल है। वो जो है कैसी है, अंडाकार है। कुछ इस तरीके की कक्षा है पृथ्वी की। ठीक है, यहां पर है सूरज, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। ठीक है, कभी पृथ्वी सूरज के पास होती है और फिर यहाँ दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी और यहाँ आ जाएगी। यानी कि पृथ्वी है वो सूरज की और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमेशा चेंज होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी कक्षा कैसी है, इसका ऑर्बिट कैसा है, इसका ऑर्बिट अंडाकार है। इस केस में देखोगे आप तो सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो सबसे कम है, वो बहुत कम है, यानी कि न्यूनतम है। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, न्यूनतम है, लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो अगर ये दूरी कम होने के कारण इस कंडीशन को अपन बोलते हैं उपसौर। उप मानी पास, सौर मानी सूर्य के। पृथ्वी किसके पास है, सूरज के पास है, उपसौर कंडीशन बोलते हैं। और ये कब बनती है, तो आंसर है 3 जनवरी। तो ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी और सूरज के बीच जब दूरी न्यूनतम होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो पेरी हेलियन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब धरती सूरज के सबसे दूर होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम इसको बोलते हैं अपसौर। इंग्लिश में एपीहेलियन। ठीक है, तो दो चीजें हैं, अपसौर एंड सेकंड वन इज उपसौर। पेरीहेलन, पेरी मतलब परी, परी को तो सब पास रखना चाहेंगे, तो सूरज और पृथ्वी क्या है, आपस में पास पास है, और यहाँ पे दूर है, ये सूरज और ये पृथ्वी। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। ये कब आती है, ये आती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ये स्थिति बनती है। 4 जुलाई को आप देखोगे तो सूरज और पृथ्वी वो दोनों ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, मैक्सिमम दूरी पे होते हैं, ऐसे मान लो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है उपसौर यानी कि पेरीहेलन किसे बोलते हैं, पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उपसौर। ऐसी स्थिति कब आती है, लगभग 3 जनवरी को आती है। ठीक बात। ऐसे ही उपसौर की बात कर लेते हैं, एपहेलियन की। पृथ्वी जब सूरज से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी जब सूरज से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। बिल्कुल अपसौर कहा जाता है। उपमानी होता है पास, अपसौर मतलब दूर, उपसौर यानी पास। ऐसी स्थिति
कब आती है? लगभग 4 जुलाई को आती है। बहुत सामान्य बात है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसके उपसौर और अपसौर के, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पृथ्वी के अक्ष का झुकाव की। तो देखो पृथ्वी का ये है ना, ये पृथ्वी की कक्षा है, ठीक है, और पृथ्वी की कक्षा को मैं लाल कलर से दिखाता हूँ। ये पृथ्वी की कक्षा है और ये पृथ्वी का अक्ष है। तो पृथ्वी की कक्षा और पृथ्वी के अक्ष के बीच में 66.5 डिग्री का कोण है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी की कक्षा पर एक लंब डाल दिया जाए, ये लंबवत तल है, ठीक है ना। इस लंबवत तल से और इस कक्षा के बीच में जो कोण है वो 23.5 डिग्री का है। तो बार बार अपन बोलेंगे कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसकी अपन बार बार चर्चा करेंगे। तो किससे झुका हुआ है? वो पृथ्वी के कक्षा से नहीं झुका हुआ, वो लंबवत तल से झुका हुआ है। इस कक्षा पे अगर लंब डाल दें तो इससे झुका हुआ है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लंबवत तल से पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ऐसे मान लो आप। यानी कि पृथ्वी का अक्ष एकदम सीधा नहीं है, सीधा तो ऐसे होता, ये कैसे है? थोड़ा सा ऐसे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है, उनका अपन एक एक करके बात करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है उसके कारण दिन और रात की अवधि में क्या चेंज होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बात को। तो ध्यान से देखना, पृथ्वी जब 23.5 डिग्री झुकी होती है तो कभी तो ऐसा होता है कि इसका उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है, और कभी ऐसा होता है कि इसका जो है दक्षिणी ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है या फिर सूरज के पास होता है। तो उत्तरी गोलार्ध, अगर मैं इसको मार्क करूं यहाँ पर, तो ये है भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर जो है ये जो सारा पार्ट है इसको अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध जाहिर सी बात है सूरज के पास में होगा। क्यों? क्योंकि धरती क्या है? हल्की सी टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध जब सूरज के पास होगा तो सूरज के पास होने से क्या होता है, यहाँ पर गर्मी की ऋतु होती है। कौन सी? गर्मी की ऋतु होगी। यहाँ के दिन भी क्या होंगे? बड़े होंगे। दिन क्यों बड़े होंगे? क्योंकि सूरज के पास है। और यहाँ पर उल्टा जस्ट केस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? सर्दी की ऋतु होगी और दिन भी छोटे होंगे, ठीक है ना। तो ये सारा खेल कब होता है? 21 मार्च से लेकर पूरा यहाँ तक आ जाइए आप, ये आ जाओ आप 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच, इन दोनों दिनों को छोड़कर 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच क्या होता है? धरती का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इस वजह से जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर गर्मी की ऋतु रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है, ठीक है। इन दोनों पीरियड के बीच एक 21 जून ऐसा पीरियड आता है, एक 21 जून का ऐसा पीरियड है, 21 जून। उस केस में क्या होती है? सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है धरती पे, और इसको एक विशेष नाम दे दिया जाता है, और वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा, क्योंकि धरती झुकी हुई है 23.5 पे, तो जाहिर सी बात है ये जो प्रकाश पड़ता है ये भी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कितनी झुकी है? 23.5, ठीक है। इसके बाद जब आगे पृथ्वी जाएगी तो पृथ्वी, ये जो सूरज का प्रकाश है वो यहाँ नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब सूरज का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। कब आएगा? ये दिन है वो, ये सिचुएशन है वो। और इस दिन क्या होगा? 23 सितंबर वो दिन है जब सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। और जब भूमध्य रेखा पर पड़ेगा, तो जब भूमध्य रेखा पर सीधा प्रकाश पड़ेगा सूरज का, तो वहां पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी। इसलिए इसको विषुव भी कहा जाता है, इक्विनॉक्स इंग्लिश में बोले तो। इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात का बराबर होना, ठीक है ना। भूमध्य रेखा पर प्रकाश का सीधा पड़ना, भूमध्य रेखा पर प्रकाश सीधा चमकना। देखना, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। प्रकाश तो पृथ्वी का यहाँ पर भी आ रहा है, प्रकाश तो पृथ्वी का यहाँ पे भी आ रहा है, प्रकाश तो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। प्रकाश तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन प्रकाश का सीधा होना और प्रकाश का जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीधा नहीं चमक रहा। सीधा कहाँ चमक रहा है?
तो आंसर है सीधा यहाँ चमक रहा है। ये हमारी भूमध्य रेखा है और ये हो जाएगी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर प्रकाश सीधा चमक रहा है, इससे ऊपर कभी भी प्रकाश जो है सीधा नहीं चमकता। अगर आपका घर यहाँ पर है, ए नाम की लोकेशन पे आपका घर है, तो आप कभी भी पूरे जीवन में, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक, कभी भी सूरज आपको सिर पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपका घर यहाँ पे है तो आपको हर साल के 2 बार जो है प्रकाश, आपको एक ना एक बार सूरज आपके सिर पे जरूर आएगा। साल में 2 बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब प्रकाश, जो सूरज है, आपको एक बार सिर पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि सूरज यहाँ से यहाँ तक सीधा चमकता है, साल में 2 बार। तो 23 सितंबर वो दिन है जब सूरज की किरण भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी, और इसको बोलते हैं क्या? इक्विनॉक्स। चीज़ों को समराइज करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को भी क्या आता है? 21 मार्च को भी इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन भी सूरज की किरण है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, दिन और रात की अवधि पूरी धरती पर बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? दिन की अवधि बढ़ती जाती है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूरज के पास में है। इस तरीके से यहाँ पर भी सूरज भूमध्य रेखा पर जो है सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। इसको भी अपन क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्या होगा? जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूरज के पास आ जाएगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध सूरज के पास आ जाएगा तो इस दक्षिणी गोलार्ध में जो है गर्मी हो जाएगी, यहाँ के दिन बड़े हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा, कौन सा? 22 दिसंबर। वहाँ पे क्या होगा? सूरज की जो किरणें हैं वो जिस रेखा पर सीधी पड़ेगी, जिस लोकेशन पे सीधी पड़ेगी, उसको अपन मकर रेखा बोलते हैं। तो सूरज की ट्रेवलिंग देखो, यहाँ कर्क रेखा से, ये जो कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा है, मैं अगर तीनों को एक ही उसमें बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो ये यहाँ से यहाँ तक सूरज जो है सीधा चमक रहा है, 23:30 से 23:30, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। यहाँ पर सूरज सीधा नहीं चमकता कभी भी। ये जो बाकी लोकेशन है, यहाँ पर सूरज सीधा नहीं चमकता, केवल कहाँ से कहाँ तक चमकता है? 23:30 से 23:30, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा पर चमकता है, उस सिचुएशन को बोला जाता है समर सोलिस्टिस। यानी ये कब आता है? 21 जून को। 21 जून को सूरज सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। ठीक है, ऐसे ही 22 दिसंबर को सूरज सीधा चमकता है मकर रेखा पर, और इसे बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ठीक है ना, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना दिन और रात के होने का कारण है। दिन और रात होते क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष ऊर्ध्वाधर तल से जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। इसी के साथ पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा करती है सूरज की। तो इस वजह से क्या होता है? कभी तो उत्तरी गोलार्ध जो है सूरज के पास आता है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है सूरज की तरफ झुका होता है, और कभी क्या होता है? जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूरज की तरफ झुका होता है। इस वजह से कभी तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और कभी दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन कब बड़े होंगे? जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होगा। ये मान लो सूरज है, तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है या फिर जो उत्तरी गोलार्ध मान लो, वो किस तरफ झुका है? सूरज की तरफ झुका है। तो उत्तरी गोलार्ध के दिन क्या होंगे? बड़े होंगे। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध के जब दिन बड़े होंगे तो उसके साथ ही क्या होगा? यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। इस स्थिति में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का हाल क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन की अवधि छोटी होगी और शीतकाल होगा। क्यों? क्योंकि ये सूरज से दूर है, सूरज उस तरफ है। यह अवधि 21 मार्च से 23 सितंबर चलती है। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच क्या होता है? पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ रहता है, इसके बीच होती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के सूर्य की तरफ झुके होने के कारण यहाँ पर जो ध्रुव है ना, यहाँ पर लगभग 6 महीने का दिन होता है। आप देख लीजिए, 21 मार्च से 23 सितंबर लगभग 6 महीने हो गए। तो इस दौरान ध्रुवों पर तो दिन ही रहता है, पूरे गोलार्ध की बात नहीं है, केवल ध्रुव की बात है। ठीक है ना, और इस ध्रुव पे क्या होता है? उस टाइम पे रात होती है, पोलर नाइट, 6 मंथ ऑफ नाइट। ऐसे यहाँ पर 6 मंथ ऑफ डे। ठीक है, 21 जून एक ऐसा दिन होता है जब उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस तरफ झुका हुआ है, क्योंकि इस दिन सूर्य अपनी उत्तरतम स्थिति यानी कि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसलिए यहाँ पर जो पूरे उत्तरी गोलार्ध में है वो दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। 21 जून वो तिथि है
जब सूरज कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, इस वजह से यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध का जो सारी लोकेशन है वहाँ पर दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। आगे चलते हैं। जब पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जब पृथ्वी का जो साउथ पोल है, ये मान लो सूरज है, मैंने इधर क्यों माना, क्योंकि इधर चमकीली सतह है, इधर प्रकाश है। मान लो ये सूरज है, ये इधर इसका प्रकाश पड़ रहा है, तो ये धरती इस तरीके से टिल्टेड है, तो धरती का जो दक्षिण पोल है वो किसकी तरफ है, सूरज के पास है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के दिन बड़े होंगे। सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, दैट इज 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होगा, और इस 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध के सारे दिन बड़े ही होंगे। ठीक है ना। और क्या, यहाँ पर गर्मी की ऋतु रहेगी बस, और कुछ खास बात नहीं है। ये कब होगा, ये 23 सितंबर से 21 मार्च तक होगा। ये होगा कब, 23 सितंबर से 21 मार्च तक ये होगा। ठीक है, क्या होगा, ये दक्षिण ध्रुव इस तरफ टिल्टेड रहेगा, इस वजह से क्या होगा, दक्षिण ध्रुव के जो दिन हैं वो बड़े होंगे। आगे चलते हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, बस हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो हो गया दिन और रात बड़े होना। बड़े कब होंगे, जब उत्तरी ध्रुव किसकी तरफ झुका हुआ रहेगा, सूरज की तरफ। दिन और दक्षिण ध्रुव पे दिन कब बड़े होंगे, जब दक्षिण ध्रुव उसकी तरफ झुका हुआ रहेगा। अब बात करते हैं कि दिन और रात की अवधि समान भी होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल होती है। भूमध्य रेखा एक ऐसी लोकेशन है जब वहाँ पर क्या होता है, हमेशा मतलब हमेशा ही दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो बीचों बीच की स्थिति है, वो धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर हमेशा दिन और रात की अवधि समान होती है। लेकिन दो अवधियाँ ऐसी भी है, हमने बात करी थी, जहाँ पर विशेष परिस्थितियों में जो है पूरी धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं। बिल्कुल हाँ, एक तो है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ये तो है 23 सितंबर, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर, और इस पोजीशन को बोला जाता है इक्विनोक्स। जब सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो उसको बोला जाता है विषुव। विषुव मतलब यानी कि यहाँ पर इस केस में पूरी धरती पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ठीक है, हाँ, एक इसकी डेफिनेशन भी याद रखना, प्रकाश व्रत या प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं। देखो, वह व्रत जो पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है। अब ध्यान से देखना, ये सूरज है, ये इधर उजाला हो रहा है, तो ये उजाला यहाँ तक हो रहा है, और अगर इसको चारों तरफ इस लाइन को मैं बनाऊं तो एक वृत्त बन जाएगा। अगर मान लो ये पृथ्वी है, ये इतना उजाला हो रहा है, तो मैं एक वृत्त से अलग कर सकता हूं कि देखो इस वृत्त के इधर तो उजाला है और इधर अंधेरा है, तो दिन इधर है, रात इधर है। ठीक है ना। हाँ, तो इस पूरा जो ये जो सर्कल बनेगा इसको अपन बोलते हैं क्या, प्रकाश व्रत या प्रदीप्ति व्रत। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति व्रत, जो चमकीला है ना व्रत, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ऋतु परिवर्तन, देखो इसको बहुत अच्छे से समझना। ऋतु परिवर्तन क्या होता है, पृथ्वी की अपन अभी जो बात करी अपन ने वो है कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है उसकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं ऋतु परिवर्तन की। तो ऋतु परिवर्तन देखो, जब धरती चारों तरफ घूमती है ना सूरज के, तो उस वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। कौन सी, रिवोल्यूशन की वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन का खेल ऐसे है कि पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पे तो घूमती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है, बिल्कुल। अतः पृथ्वी सूरज के सापेक्ष जो है स्थितियाँ चेंज होती रहती है, हमेशा चेंज होती है, हर पल चेंज होती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती है, और इन अवस्थाओं के कारण क्या है, ऋतु में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। ठीक है, कि 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तो मैंने लिखा ये सूरज बना दिया। ये कब चमक रहा है, 21 मार्च को। जब 21 मार्च को चमक रहा है तो इस दिन क्या होगा, इस दिन पूरी धरती पर दिन और रात बराबर होंगे, ना इधर गर्मी ज्यादा ना ज्यादा इधर गर्मी। केवल गर्मी कहाँ रहेगी, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी।
21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण, उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ जाने लगता है। जब 21 मार्च के बाद सूरज उत्तरायण मतलब सूरज नहीं जाता, बस धरती घूमती है, लेकिन सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ने लग जाती है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? अपन ने बात की थी कि जैसे जैसे सूरज सीधी किरणें जहां पड़ेगी वहीं दिन की अवधि बढ़ने लग जाएगी, जिससे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाएगा। 21 जून को ये जो यहाँ से सूरज आ रहा है ये यहाँ पर चमकने लग जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब इसके आगे सूरज नहीं जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, लास्ट यहां तक आएगा, और ये दिन होता है 21 जून, और इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। सूरज यहां सीधा चमक रहा था 21 मार्च को, और 21 जून को सूरज यहां सीधा चमक रहा है, लेकिन 22 जून को सूरज यहां नहीं चमकेगा, यहां नीचे चमकेगा, वापस नीचे आने लग जाएगा, ठीक है ना, वापस नीचे आने लग जाएगा, और यहां पर वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, और वो तिथि होगी 23 सितंबर। ठीक बात, आगे बात करेंगे। तो 21 जून को भूमध्य रेखा पर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और इसको समर सोलिस्टिक कहते हैं। समर सोलिस्टिक किसे कहते हैं? तो आंसर है 21 जून को, जब जो सूरज है वो कहाँ सीधा चमक रहा है, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। वस्तुतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। क्यों सर्वाधिक होती है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के सबसे उत्तरतम पोजीशन पे सूरज है। कहाँ पे? कर्क रेखा पे। इसके बाद सूरज और ऊपर नहीं जाएगा, सूरज की किरणें जो है सीधी यहाँ नहीं चमकेगी, यहाँ इसके बाद सूरज की किरणें सीधी सीधी नीचे चमकने लग जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। बिल्कुल, यहाँ जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ रही, सूरज की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही है। 21 जून के बाद 23 सितंबर को सूरज क्या होगा, पुनः विषुवत रेखा की ओर आने लग जाएगा। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी क्या होने लग जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि सूरज यहाँ नहीं चमकेगा, फिर सूरज धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आई होप। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। बिल्कुल, अपन ने बात करी थी अभी क्या, कि 23 सितंबर को वापस सूरज जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकने लग जाएगा। 23 सितंबर के बाद सूरज नीचे की तरफ सीधा चमकेगा, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज यहाँ लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और वो है 22 दिसंबर, और इस दिन को अपन विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर यहाँ के दिन सबसे बड़े हो जाएंगे और यहाँ के दिन सबसे छोटे हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, ठीक है। 21 जून की स्थिति होगी। उसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को सूरज यहाँ नहीं चमकेगा, सूरज वापस लौट जाएगा, सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेगी, ठीक है, फिर वापस चले जाएगा, और यहाँ पर फिर से आ जाएगा कहाँ पर, 21 मार्च को फिर यहाँ पर सीधा चमकेगा। कुल मिला के कहने का सेंस मेरा ये है कि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा पर कब पड़ती है? 21 जून को। यहाँ पर दिन बड़े होंगे, सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पे। 22 दिसंबर को कहाँ पड़ेगी सीधी? तो आंसर है मकर रेखा पे। और भूमध्य रेखा पर 2 तिथियां आती है साल में जब भूमध्य रेखा पर किरणें सीधी पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, और इसको बोलते हैं अपन इक्विनोक्स, विषु, ठीक है। 22 दिसंबर की स्थिति होगी। उसके बाद लास्ट है 21 मार्च और 23 दिसंबर की स्थितियां। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होता है, जो सूरज है वो कहाँ सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा पर। इसलिए सर्वत्र यानी पूरी धरती पर दिन और रात की अवधि समान होती है, और पूरे दिन रात की अवधि समान होने के कारण जो है इसको इक्विनोक्स यानी कि विषु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषु कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और 23 सितंबर की जो अवधि है उसको अपन बोलते हैं ऑटम इक्विनोक्स या फिर शरद विषु, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अब ये कुछ MCQs दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं।
इक्विनॉक्स इज रिलेटेड टू, इक्विनॉक्स क्या होता है, देखना विषुव किससे संबंधित है, तो विषुव क्या होता है, जब पूरी धरती पर दिनों रात की अवधि समान होती है उसको हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। कब होता है वो, 21 मार्च को, बिल्कुल, 29 फरवरी नो, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है, ठीक है ना। 21 जून को क्या होता है, समर सोलिस्टिस होता है। इस दिन सूर्य कहाँ चमकता है, भूमध्य रेखा पर चमकता है। इस दिन इस दिन कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर, इस दिन मकर रेखा पर, और इस दिन भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर जिस दिन सूरज चमकता है उस दिन पूरी धरती पर दिनों रात की अवधि समान होती है, और उसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स या फिर विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक है, अभी अपन ने बात की थी इसकी, तो कौन सा है वो दिन, जैसे मान लो ये अपना ग्लोब है, इधर से सूरज आ रहा है, यहाँ तक जो है दिन बन रहा है, यहाँ तक, तो एक ऐसा सर्कल है जो इस दिन और रात को अलग अलग करता है, और उसको क्या नाम दिया था अपन ने, प्रदीप्ति सर्कल, प्रदीप्ति वृत्त, या फिर प्रकाश वृत्त नाम दिया था, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। अच्छा सॉरी, एक और कोई, हाँ ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।